Hey guys, today we'll be starting with our topic what sources do historians use to study the past. Historians जो हैं वो किस टाइप के sources use करते हैं पुराने टाइम के बारे में जानने के लिए। ये एक एक्टिविटी है जो तुम्हें करनी है। ये एक्सकेवेशन साइट है, यहाँ पे मतलब डिगिंग होती है और यहाँ से कुछ भी पुरानी चीज़ें जो बहुत एंशियंट टाइम की हैं वो निकाली जाती हैं। उसके बारे में हिस्टोरियन स्टडी करते हैं कि किस टाइप का मेटल है, उस पर क्या लिखा हुआ है, जो वो सब चीज़ें देख के और फिर एनालाइज करते हैं कि उस टाइम पे ये चीज़ हुआ करती होगी। ठीक है। अब हिस्टोरियंस जो हैं वो पास्ट के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो अभी हमने देखा पीछे, एंड जो इनको देख के फिर हिस्टोरियंस जो हैं अपना एनालिसिस करते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें कि हिस्टोरियंस जो हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, टेम्पल्स में, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब इकट्ठा करते हैं। मॉन्यूमेंट्स में जाके भी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, टेम्पल्स में से भी कुछ रिसोर्सेज मिल जाएँ तो वो इकट्ठा करेंगे और फिर जो है एक स्टडी क्रिएट करते हैं, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि उस टाइम पे इस तरीके से लोग रहते थे, उनकी थिंकिंग ये थी, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते थे, इस टाइप की चीज़ें पहनते थे, और मतलब हर एक चीज़ वो फिर उस तरीके से एनालाइज करके और हमारे आगे रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कौन से पीरियड, हम देखेंगे मिडीवल पीरियड। मिडीवल पीरियड है हमारा 1000 साल का, 700 से लेके 1750 CE तक। जो ये तुम्हारी बुक है 7th क्लास की हिस्ट्री की, ये सारी मिडीवल हिस्ट्री है। तो मिडीवल हिस्ट्री हमारी 700 से लेके 1750 CE तक होती है। CE मैंने बताया था कॉमन एरा होता है, एंड हम इसमें बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। इस टाइम में जो है बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। इस टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में, और इस टाइम में पेपर भी बहुत ज़्यादा बनने लगा था, बहुत चीप रेट में अवेलेबल होता था इस टाइम में। एंड बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं जैसे होली टेक्स्ट, मतलब भगवानों से रिलेटेड बुक्स, और रूलर्स की लाइफ से रिलेटेड बुक्स, एंड सेंट्स जो महात्मा वगैरह हैं उनकी, वो लोग क्या पढ़ाते थे, उनकी टीचिंग्स से रिलेटेड बुक्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, पेटिशंस, जो लॉज वगैरह बनते थे उनसे रिलेटेड बुक्स, अकाउंट्स एंड टैक्सेस से रिलेटेड बुक्स, ये सब बनती थी। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो कौन लेते थे, जो वेल्दी, जो रिच पीपल हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स खरीद लेते थे, रूलर्स भी लेते थे, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सब लोग जो हैं अपने पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह को रख लेते थे। तो आज जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो कहाँ पे रखी जाती है, आर्काइव्स में रखी जाती हैं। आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ पे हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे हमारे आर्काइव्स में रखे जाते हैं। आर्काइव्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कुछ मान लो किसी क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़ियम्स में तुम्हें देखने को मिलेंगी इस टाइप की चीज़ें। कुछ हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स होते हैं जहाँ पे सारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें रखी होती हैं, सो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है हिस्ट्री के बारे में किस, और फिर लेकिन इनको जो यूज़ करना है, इनको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों है इनको अंडरस्टैंड करना, वो हम देखते हैं। यार उस टाइम में ना प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो जो जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपी करी जाती थी, बार बार लिखी जाती थी, तो वो हैंड रिटन होती थी। तो यार मतलब उसमें ना हाथ से तुम बार बार कोई भी चीज़ लिखोगे तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। तुम थोड़ी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देते हो हर बार जब लिखते हो। तो वही होता गया, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ओरिजिनल कॉपी थी उसको जब फर्स्ट टाइम कॉपी करा गया तो उसमें माइनर से चेंज देखने को मिलेंगे, लेकिन उसको कई बार कॉपी करा जाएगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा ओरिजिनल कॉपी में, और जो बिल्कुल न्यू वर्जन होगा उसमें बहुत डिफरेंस मिल जाता है। अब ये जो स्क्राइब्स होता है, ये स्क्राइब्स क्या होता है, तो इसलिए जो है उस डॉक्यूमेंट को कई बार हैंड राइटिंग ऐसी होती है कि समझ नहीं आती, तो वो रीडेबल फॉर्म में कई बार नहीं होती इतनी ज़्यादा। और स्क्राइब्स कौन होते हैं, वो लोग जो कॉपी करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, सो इनिशियली वही ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड वील मूव फर्दर। हमें जो है जो और कॉपीज़ अवेलेबल हैं उसी पे ही निर्भर रहना पड़ता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। आई मीन उसको ढूंढना निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है यार कि कौन सी ओरिजिनल है, और क्या पता कोई कीड़े वगैरह खा गए हो उसको, या फट गई हो, या वो मतलब
तहस नहस हो गई हो, हर मतलब बहुत सारी और चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं या नहीं है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पता नहीं, तो इसलिए हमें जो कॉपी जो उसकी है मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, उन्हीं पे ही निर्भर रहना पड़ता है। सो हिस्टोरियंस जो हैं उनको बहुत सेम टाइप के मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, अलग अलग जो वर्जन्स हैं, कई सारे वर्जन्स को पढ़ना पड़ता है। सेम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के कई सारे वर्जन्स को पढ़ना पड़ता है, ताकि वो जो है एक्चुअल में क्या चीज़ हुई थी उस टाइम पे, क्या चीज़ें थी, वो समझ पाए। तो इसीलिए हिस्टोरियंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यार। दे हैव टू रियली वर्क हार्ड टू गेट एक्चुअल कंटेंट, रियल कंटेंट। सो बहुत सारी रिविजन्स, लाइक अब बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो रिवाइज करते रहते हैं अपनी चीज़ों को, मतलब फिर से लिखते रहते हैं। लाइक 14th सेंचुरी में ज़ियाउद्दीन बरानी हैं, उन्होंने अपने ही बुक्स का, क्रॉनिकलर का दो वर्जन्स निकाले थे। एक निकाला था 1356 में, और फिर सेकंड 2 साल के बाद ही सेकंड वर्जन आया था। फर्स्ट वर्जन जो है यार वो पहले अवेलेबल नहीं था। 20th सेंचुरी के भी लेटर पार्ट में जाके हमें ये पहला वर्जन मिला था ढूंढने पर। उससे पहले हम सिर्फ कौन से वर्जन पे रिलाई कर रहे थे, कौन से वर्जन को पढ़ रहे थे, सेकेंड वर्जन को। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ डिड न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म। नए नए जो ग्रुप्स बनने लगे पॉलिटिकल रूप में, सोशल रूप में, कैसे बने। दिस इज़ द एक्टिविटी विच यू हैव टू परफॉर्म। वील मूव टूवर्ड्स आवर लेक्चर। एंड हज़ारों साल का जो पीरियड है 700 से 1750 के बीच में, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। लाइक इकोनॉमिक रूप में कि टाइप ऑफ वर्क लोगों का चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल वर्क चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, सोशली लोगों का थिंकिंग का नज़रिया चेंज हो रहा है, कल्चरली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका चेंज हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें कल्चर वाइज चेंज हो रही है। क्यों हो रही है चेंज? क्योंकि बहुत सारे लोग इस दरमियान में इंडिया में आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे रहने के लिए। तो वो अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कंट्रीज से लोग आ रहे हैं रहने के लिए, तो उनके अपने खुद के कल्चर्स होंगे, खुद की लैंग्वेज होगी, खुद का पहनने का, खाने का तरीका होगा, तो वो अपने साथ लेके आए ना वो सब चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या है कि दो जो कल्चर्स हैं उनके बीच में इंटरमिंगलिंग हो गई, मिक्स हो गया कल्चर, तो उसकी वजह से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हमारे इन सब चीज़ों में। एंड जैसे पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स, न्यू क्रॉप्स, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सब हमारा बाहर से आया हुआ है, ठीक है, इंडिया की चीज़ नहीं है ये। सो मिडीवल पीरियड जो है उसने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। लाइक बहुत सारे लोग जो है वेल्थ, पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में गए हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग हमारी कंट्री में आए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं इस टाइम में हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, एक जो ग्रुप है जिसने ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस गेन कर ली थी वो है हमारे राजपूत। राजपूत जो है हमारा संस्कृत वर्ड राजपुत्र से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सन ऑफ अ रूलर। 8th और 14th सेंचुरी के बीच में जो राजपूत वर्ड है वो किसके लिए? योद्धा के लिए यूज़ होता था, जो क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, ठीक है। दिस टर्म वॉज यूज, ये उन रूलर्स, मुखियों के लिए यूज़ करी, मुखिया के लिए यूज़ करी जाती थी, उन सोल्जर्स, उन कमांडर्स के लिए यूज़ करी जाती थी। मतलब अलग अलग कमांडर्स, अलग अलग रूलर्स, उन सब के लिए जो फाइटिंग करते थे बेसिकली, तो उनको हम राजपूत बोलते थे कहीं ना कहीं, अंडर डिफरेंट मोनार्क्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो राजपूत जो हैं वो काफ़ी वो जाने जाते थे अपनी लॉयल्टी के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए, कि उन पे विश्वास करा जा सकता है। तो वो इस टाइप के राजपूत को विश्वसनीय माना जाता था। और कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंस गेन करी? मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, कयस्थास, इन्होंने भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस गेन कर ली थी मिडिवल पीरियड में। और यार मिडिवल पीरियड में हमारा एग्रीकल्चर भी जो है इम्प्रूव हुआ था। लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। दो जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे थे उनको माइग्रेट करना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, और कुछ लोग जो है उन्होंने वहाँ पे अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी और क्या बन गए? पीजेंट्स बन गए। तो पीजेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स बन गए और ये हमारी जो है एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्रिएट हो गई। अब पीजेंट्स जो है हमारे, उनको किस चीज़ से अफेक्ट होने लग गया? हमारी रीजनल मार्केट्स, लोकल रूलर्स, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सब से अफेक्ट पड़ने लग गया। उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, उनको गुड्स जो है वो ऑफर करने पड़ते थे, सर्विसेज, किसको? लोकल लॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह को। लाइक पीजेंट्स यार गाइज वो थे जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं। फार्मर्स और पीजेंट्स में फ़र्क होता है। फार्मर्स वो होते हैं जो अपनी ज़मीन पे काम करते हैं, पीजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं। तो उनको बहुत सारे टैक्सेस वगैरह पे करने
पड़ते थे, और कुछ जो है ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, कुछ लोगों के पास, कुछ के पास नहीं थी, और इसलिए उनको साइड बाय साइड दूसरा वर्क भी करना पड़ता था, लाइक कैटल रियरिंग। कैटल क्या होते हैं? हमारे पशु जो, ठीक है। तो कैटल रियरिंग मतलब मिल्क वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना और फिर वो बेचना, उसका काम करते थे कुछ लोग जो है आर्टिजनल वर्क में इंक्लूड आर्टिजनल वर्क करते थे। आर्टिजनल वर्क मतलब क्राफ्ट से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड लगा लो। तो उस टाइप के जो वर्क्स हैं, कुछ लोग जब खाली टाइम होता था, जब एग्रीकल्चर का वर्क ख़त्म हो चुका होता था, तो उस टाइम में कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना अर्निंग के लिए, तो ये इस टाइप के वर्क वो लोग करते थे। इस टाइम तक जो हमारी सोसाइटी थी वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी, सेग्रीगेट हो चुकी थी। बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे। किस में डिवाइड होती? जातीज में, या उनको हम सब कास्ट बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम में एक चीज़ क्या थी कि रैंक जो थी कि ये जाति ज़्यादा ऊपर है, दूसरी लोअर कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं माना जाता था उस टाइम पे। मतलब पावर अगर किसी और जाति की हो रही है तो वो ऊपर रखी जाती थी, दूसरी का रैंक बिलो चला जाता था। फिर फाइटिंग करेंगे, मतलब उस टाइम में यार बहुत सारी फाइट्स वगैरह होती थी। तो जो भी है, तो जिस हिसाब से वॉर वगैरह करके जो जीत जाता था उसी की जाति ऊपर हो जाती थी। तो देयर वाज नो प्रॉपर रैंक सिस्टम एट दैट टाइम। एंड जो स्टेटस था एक पर्टिकुलर जाति का, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्टेटस था। मान लो एक ही जाति है, एक रीजन में तो उसका स्टेटस ऊपर है, और दूसरे रीजन में, दूसरे एरिया में तुम जाओगे तो उसका स्टेटस जो है वो डाउन हो जाता था। तो मतलब कोई एक मतलब यूँ नहीं था कि अगर उस जाति का स्टेटस अप है तो हर एक रीजन में ही अप रहेगा, ऐसा नहीं था। तो उनके खुद के रूल्स बनाते थे, हर जाति जो है उनके खुद के रूल्स होते थे। मतलब क्या होता था कि विलेज में जो एल्डर्स हैं, जैसे आज भी पंचायत है, पंचायत में एल्डर्स होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। तो उस टाइम पे भी जाति पंचायत हुआ करती थी, तो वो लोग जो है डिसीजंस लेते थे उस विलेज से रिलेटेड, और कि कोई भी जाति का बंदा हो उन सबको वो रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है। एक मुखिया हुआ करता था उस टाइम पे, कई सारे विलेजेस का एक मुखिया हुआ करता था। तो ये आज भी है चीज़ कि कई विलेजेस का एक पंचायत होती है अगर छोटे विलेजेस हैं तो। और मतलब ऐसी स्टेट में बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स डिवाइडेड थी, बहुत सारे ऐसी पंचायत डिवाइडेड थी जिनके अपने खुद के रूल्स थे। सो दिस वाज इट गाइस, we'll be talking about this topic in our next lecture. So till then, bye bye, take care.